वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सी शार्प के हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जानेंगे। काफ़ी सारे तरीके होते हैं सी शार्प के कोड लिखने के लिए, और जिसकी वजह से हम कोड का रीडेबिलिटी में इंक्रीज करते हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में इंक्रीज करने का हमारा मोटिव रहता है। और अगर मैं बात करूं कि हमें एफर्ट हमें कम डालना पड़े कोड लिखने के लिए, तो आज के वीडियो में हम सिक्स थिंग्स हम जानेंगे, ताकि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस का हम बेसिक सा एक ओवरव्यू आपको बता सकूं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डेलीगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी शार्प का न्यू न्यू फीचर है जिसको हमें जानना चाहिए, और हमें इसका यूज़ करना भी आना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि काफ़ी एक कंफ्यूजिंग रहता है इसको इसका सिंटैक्स राइट करना। ठीक है, इसको हम जानेंगे। और लिंक क्यू के अंदर एक लिंक क्यू अपने आप में काफ़ी एक बड़ा सारा डॉटनेट में से लाइब्रेरी लेके बैठा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में टॉपिक है, बहुत अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो लिंक क्यू को हम आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसको हम जानेंगे। कैसे हम इसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइज होती है, कैसे हम फास्ट डेटा एक्सेसिंग एंड रेंडरिंग करते हैं। देन फिर हमें यूजिंग कीवर्ड क्या होता है, इसको क्यों हम ऑटो डिस्पोजेबल बोलते हैं। देन फिर हम ट्राई पार्स के बारे में हम देखेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट का जो न्यू मॉडर्न जो तरीका है लिखने का वो भी हम देखेंगे। और एरे के कुछ बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो हम जानेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले है, तो हम डेलीगेट हम लिखना सीखते हैं। तो डेलीगेट का थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सो स्ट्रक्चर थोड़ा सा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो पब्लिक स्टडी वर्ड, अगर मैं अपने डेलीगेट का अगर मैं नाम रखूँ, डेलीगेट, माय डेलीगेट, ओके। एंड इसमें मैं सपोज कि मैं मैसेज मुझे एज अ पैरामीटर्स में यूज करना है। देन मैं एक क्लास बनाऊंगा, पब्लिक क्लास एग्जांपल। और देन फिर मैं इसके अंदर में एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक, जिसका मैं रिटर्न टाइप तो रहने देता है, वॉइड। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी फंक्शन पर डेलीगेट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सिग्नेचर है वो डेलीगेट के सिग्नेचर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हम इसका वॉइड कर रहे हैं, ना कि हम स्ट्रिंग कर रहे हैं रिटर्न टाइप। ठीक है। और गेट मैसेज नाम का मैं इसका नाम है, उसका नाम फंक्शन रखेंगे। और इसके अंदर भी मैं मैसेज सेंड करूंगा, जिसमें हम रिटर्न करेंगे क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन। और मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करके है मैसेज, एंड ये हमने मैसेज का हमने यूज किया है। और ये हमने पहला फंक्शन में क्रिएट किया है। दूसरा भी फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, और स्टैटिक टाइप का मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा। और गेट अलर्ट के नाम से फंक्शन है जिसके अंदर मैं अलर्ट पास करूंगा। उस अलर्ट पास करने के साथ साथ मैं उस अलर्ट को मैं प्रिंट भी कराऊंगा। ठीक है। एंड सी अलर्ट, और अलर्ट को अलर्ट को मैं, वन सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है। या हमने थोड़ा सा गलत हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में यूज किया था। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक क्लास और बनाऊंगा, उस क्लास का नाम मैं रखूंगा सैंपल, क्योंकि हमें उस क्लास की नीड हमें पड़ेगी इस कोड को रन करने के लिए। देन स्टैटिक फंक्शन बनाऊंगा, स्टैटिक मेन फंक्शन। ठीक है। और हमेशा याद रखना कि किसी भी क्लास का अगर हमें कोई एंट्री पॉइंट होता है उसका मेन फंक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप किसी क्लास में आप मेन फंक्शन आप जब भी बनाएंगे, तो हमेशा उस क्लास का एंट्री पॉइंट कंपाइलर हमेशा उसी पे ही जाएगा। कंपाइलर को कंसिडर करेगा रन टाइम पे कि जहाँ पे मेरा मेन फंक्शन होगा वहां से मुझे उस कोड को एग्जीक्यूट करना, मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है। तो उस टाइम पे लेट माय डेलीगेट, सॉरी, माय डेलीगेट मैं यूज कर रहा हूँ, और उस डेलीगेट का नाम मैं रख रहा हूँ, और एग्जाम्पल डॉट गेट मैसेज, ये मेरा ये है। हमेशा याद रखना, जब भी आप डेलीगेट के अंदर आप जो अपने फंक्शन को आप असाइन करते हैं, तो जो हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं, डेलीगेट का सबसे मेन चीज यही होता है। ठीक है।
तो जो कि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। सिंटेक्स काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने दो डेलीगेट्स हैं जिनको हमने फंक्शन, जिनके अंदर मैंने फंक्शन हमने असाइन किए हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, इस डेलीगेट के अंदर मैं पहला मैं मैसेज सेंड करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ये मेरा मैसेज है। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। और क्योंकि मैं काफ़ी सारा एफर्ट दे के चल रहा हूँ, सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और आप साथ साथ आप सब्सक्राइब भी आप मेरे चैनल को कर रहे हैं, ओके। क्योंकि गाइस आने वाली आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस होगी जो मैं और भी काफ़ी अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगा। बट गाइस मेरे को थोड़ा सा सब्सक्राइबर की भी नीड होती है, मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं कंटेंट की जो क्वालिटी है और भी अच्छे से एनहांस करूँ और काफ़ी ज़्यादा उस पर हार्ड वर्क करूँ, ओके, कंटेंट को आपको डिलीवर करने के लिए। तो अगर मैं इस फंक्शन को अगर रन करूँ तो आपको ये पता लगेगा कि डेलीगेट डेलीगेट आपने देखा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई नो इट, ठीक है। बट हाँ, इसका मेन यूज यही होता है कि हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज करें, ठीक है। तो यही एक बेसिक सा एक सिनेरियो है, बेसिक सा फंडामेंटल है। आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, बट फिर भी आप इसका यूज करना जब आप सीखेंगे तो आपको पता लगेगा, ओके। सो मैसेज मेरा आया, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड द अलर्ट इज दिस। So in this way, we use the delegate in our code. So delegate का यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है। मैं भी खुद अब delegates का ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, लिंक यू एक अपने आप में ही काफी एक अलग टॉपिक है, जिसमें हम लोग बताया मैंने। वैसा मेनली यूज अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये है कि हम कलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, फिर हम जब एसक्यूएल से जब हम डेटा जब हम मंगा रहे हैं तो उस चीज़ पे हम उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। डेटा फिल्टरिंग के लिए मेन काम आता है। और इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डेटा फिल्टर कर रहा हूँ। डेटा फिल्टर के अंदर क्या कर रहा हूँ, मुझे इस कलेक्शन में से, इस लिस्ट में से मुझे सिर्फ वही डेटा मुझे चाहिए, रिटर्न करना है जो मुझे एज अ जो मेरे को इवन नंबर्स मेरे को रिटर्न करें। तो इवन नंबर्स में वेयर कंडीशन हमने ये यूज किया। और जब हम इस फंक्शन जब हम रन इस तरीके जो हम रन करेंगे तो हमें 2 4 6 हमें एज अ रिजल्ट हमें शो होगा। तो आपने ये देखा कि लिंक क्यू के हमने जैसे एक सिंगल लाइन में हमने लिखा, सिंगल लाइन में हमने इसको हमने इसको फिल्टर किया। जब ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते थे, लिंक क्यू से पहले, जब एंटिटी फ्रेमवर्क से पहले जब हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम ये कर सकते हैं कि अ, अगर मैं आपको ये बताऊं, जब हम पहले फोर लूप यूज करते थे, देन फिर हम उसके बाद में इफ कंडीशन लगा देते हैं। और वो इफ कंडीशन वो चेक करता था कि कहीं वो अगर वो उसका जो उससे हम उसका इवन नंबर हम निकाल देते हैं, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है जो आपको ऑफकोर्स आता ही होगा, ठीक है। तो वो काफी एक एफर्ट लेता था। हमने उस एफर्ट को यूज करके हमने लिंक क्यू में हमने उसको हमने ट्रांसफर किया। तो ये एक लिंक क्यू का बेसिक सा एक चीज है। दूसरा एक तरीका आपको लिंक क्यू का आपको एक और बताता हूँ कि इसका यूज हम मोस्टली हम पेजिनेशन में हम पेजिनेशन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो पेज में काफी उसका जो कोड था काफी कॉम्प्लेक्स होता है अपने आप में। तो लिंक्यू उस चीज को काफी अच्छे लेवल से उसको सॉल्व करता है। हम एक लाइन के अंदर हम पेजिनेशन का पूरा कोड हम लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज कि मेरा पेज नंबर मेरा मेरा 1 है, पेज नंबर, ठीक है। मेरे पेज की साइज मेरी, अगर मेरे एक पेज पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 डेटा दिखाना है, ठीक है। पेज एक पेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 डेटा दिखाना है। और अ, देखिए जरा मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। सबसे पहले मुझे स्किप करना है,
स्किप मुझे कितना डेटा करना है? स्किप मुझे करना है जितना नंबर ऑफ पेजेस में से, जो नंबर ऑफ पेज है उसमें से उसका जो साइज है वो हमें स्किप करना है। तो अभी फिलहाल मेरा पेज मेरा ये है, और स्किप मुझे उसके साइज के बराबर करना है। वो मुझे लेना कितना है, इसको आगे इसको कितना मुझे चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा साइज, लाइक उस पेज में कितना कंटेंट है उसके आगे मुझे, ठीक है। देन मैं इसको अगर मैं टू लिस्ट करूँ, इसको मैं इसको ऑफकोर्स मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा फॉर श्योर। और आइए जरा देखते हैं कि ये इसमें ये कैसे बिहेवियर करता है, ठीक है, ताकि आपको ये पता लग सके कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम पेजिनेशन में वर्क करते हैं। और मैं इसकी वैल्यू में मैं बिल्कुल मैं इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि लिंक्यू कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, ठीक है। और ये डायनामिक क्वेरीज लिखने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। डायनामिक डेटा को मैनिपुलेट करने में, मैनेज करने में कितना हेल्पफुल रहता है। तो देखिए मैंने क्या करा, तो मैंने ये करा कि मेरा जो पेज नंबर है, पेज नंबर फर्स्ट पे है, मुझे 3 और 4 दिखना चाहिए था, बट मुझे ये क्यों मुझे दिखा, ओके 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 गाइस, आई मेड अ मिस्टेक। यस, एंड व्हाट शुड आई डू? ओके, नाउ अगर मुझे फर्स्ट पेज पे अगर मुझे डेटा देखना है, ठीक है, मुझे कितना डेटा देखना है, और ये चीज़ें हमें स्किप और टेक फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। और आई थिंक मैंने शायद, हाँ ओके, तो ये है कि हमने पेज नंबर फर्स्ट पे मुझे दो डेटा दिख रहे हैं, 1 और 2। अगर मैं बात करूँ, अगर अगर मुझे ये डेटा मुझे सपोज मुझे पेज नंबर 2 पे देखना हो, तो उस केस में हम लिंक्यू कैसे वर्क करेगा, लिंक्यू हमें क्या शो करेगा? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये 3 और 4 शो करेगा एज अ रिजल्ट, क्योंकि हमने एज अ लॉजिक हमारा काफ़ी ठीक बैठ रहा है। तो देखिए 3 और 4 आया, तो हमने पेज नंबर 2 पे हमने दो डेटा दिखाया आगे के, 3 और 4। और अगर मैं सपोज पेज नंबर 3 पे अगर मैं देखने जाऊँ, पेज नंबर 3 पे मुझे 5 और 6 दिखाएगा फॉर श्योर। तो ये चीज़ें हैं कि टेक और इसके फंक्शन का लिंक में इंट्रोड्यूस होने के बाद से पेजिनेशन काफ़ी एक आसान हो गया, वरना बैकएंड डेवलपर्स के लिए कितना हेक्टिक होता है वो अच्छे से जानते हैं। तो लिंक्यू अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, आने वाली वीडियो हम देखेंगे। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल, और लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क, so that it keeps you motivated to deliver the excellent content. Okay, now moving forward with using keyword, सी शार्प के अंदर यूजिंग कीवर्ड अपने आप में ही एक, इसको अगर हम बोले हैं कि ये ऑटो डिस्पोजेबल होता है, जब भी इसका ऑटो डिस्पोजेबल का अगर मैं मतलब मैं बताऊं कि सपोज कि हमने कोई डेटाबेस का कनेक्शन हमने ओपन किया, या फिर मान लो हमने किसी फाइल को हमने रीड करना हमने चालू किया, जब हम स्ट्रीम ओपन करते हैं तो हमेशा आपको पता होगा कि हमें स्ट्रीम को हमें क्लोज भी करना होगा, हम उस फाइल को हमें क्लोज भी करना होता है। अगर हम क्लोज ना ही करेंगे तो फॉर श्योर वो हमें डेटा लीक्स की हमें प्रॉब्लम देगा। तो इस चीज़ और हमें बार बार हमें उस चीज़ को अगेन अगर कुछ को ओपन करें उसको क्लोज भी करना होता है, डेटाबेस में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्यू के माइक्रोसॉफ्ट ने यूजिंग कीवर्ड का हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। सो वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू स्ट्रीम रीडर, और अगर मैं इस स्ट्रीम रीडर के अंदर मैं अपने जो फाइल है dsa.csv को मैं अगर मैं पास करूं, और स्ट्रीम डॉट रीड टू एंड असिंक, ठीक है। तो अब ये यूजिंग कीवर्ड क्या करेगा, मैं स्ट्रीम रीडर के अंदर मैंने अपनी फाइल को मैंने रखा मैंने, और जब मैं रीड करने जाऊंगा तो वो मेरे को उसको वापस से मुझे इसको क्लोज करने की मेरे को नीड नहीं पड़ी, बिल्कुल। तो
आपको मैं रीड करके दिखाता हूँ कि किसी भी फाइल को रीड करने के लिए जब भी हमें जब फाइल का जो कंटेंट हमें रीड करना होता है, किसी टेक्स्ट फाइल है, किसी पीडीएफ फाइल है, किसी एक्सेल फाइल का, तो हमें स्ट्रीम रीडर का ही हमें यूज करना होता है। स्ट्रीम रीडर सी शार्प की एक काफी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड। ओके, तो मेरे को किसमें बोल रहा है, टेस्ट बिन डीबग डॉट नेट 7 ds। ओके, आई थिंक ये फाइल मेरी इसके अंदर ही फाइंड कर रहा है। 1 सेकेंड, बिन के अंदर जा करके डीबग में डॉट नेट 7 में जा करके ये यहाँ पे ये फाइल को फाइंड करना चाह रहा है। ओके, सो आई डोंट नो ये यहाँ पे क्यों फाइंड कर रहा है। कोई बात नहीं, ये जैसा चाहता है हम वैसे हम चीज़ों को करेंगे। तो देखिए, तो जब हम इस फाइल को जब हम रीड करने जाएंगे तो dsa.csv इसको रीड करेगा, और इसका हमें जो कंटेंट है स्ट्रीम रीडर के थ्रू हमें वो हमें देखने को हमें मिलेगा, और हमें उसका जो कंटेंट को हम प्रिंट कराना हम स्टार्ट करेंगे। और ये क्या बोल रहा है कि कंपाइलेशन असिंग मेथड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, लेट्स सी क्या बोल रहा है, रेडी टू असिंग डॉट रिजल्ट। स्ट्रीम रीडर का अगर हमें टेक्स्ट रीड करना हो तो रिजल्ट में क्या बोलेगा ये, देखिए जरा देखते हैं। तो ओके, तो रिजल्ट के अंदर हमारा वैल्यू आता है, मेरे को लगा कि उसके अंदर आएगा। तो रिजल्ट के अंदर हमें जो हमने फाइल को हमने रीड किया उसका कंटेंट हमें पूरा पूरा एज इट इज हमें देखना मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जो ये चीज़ें जनरली हम यूज करते नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये हमें पता होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट ट्राई पार्स। ट्राई पार्स एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ये क्या करता है कि हमें ये टाइप कास्टिंग के लिए सबसे काम आता है। ठीक है, अब जब मैं टाइप कास्ट करने जाऊंगा तो ये स्टेप पे इसका क्या रिएक्शन क्या है। ठीक है, इंटीजर ए के अंदर में इंट डॉट ट्राई पार्स। ठीक है, और सपोज कि मेरे को कहीं से मुझे ये डेटा आ रहा है 1 2 3, और मेरे को आउट एंड बी ये है। ठीक है, और एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है। हम्म, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड, बट let's see expecting to this, uh, I think I'm making a mistake here again. Mm, see, now if I'm trying to print the value of b, and you will see that जो b के अंदर जो वैल्यू आया है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में जो है 1 2 3 मैंने रखा है मैंने, तो b के अंदर उसकी वैल्यू एज इट इज वो हमें प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। ये क्या करता है कि ट्राई पार्स हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें क्रिएट करने की हमें नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पहले मैं क्या करता, मुझे अगर इंट बी बनाता, फिर इंट बी में कुछ इंट बी बनाता, इसके बाद में इंट बी के अंदर कुछ वैल्यू डालता मैं, तो हमें विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लाइन ऑफ वेरिएबल हम क्या करते हैं, उसको हम इन लाइन ही हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं आउट कीवर्ड के साथ में। ठीक है, तो ये एक ट्राई पार्स एक सबसे बेसिक तरीका हो गया। उसके बाद में स्विच का अगर मैं आपको स्विच के बारे में बताऊँ, तो स्विच के अंदर हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्विच के अंदर केस होता है, डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो हम भी इसमें ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर 2 रखूँ, ठीक है, और अगर मैं इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग रिजल्ट के नाम से अगर मैं जाऊं, और मैं क्या करूंगा, स्विच सॉरी ए स्विच। ठीक है, और
अगर मेरा वैल्यू अगर मेरा वैल्यू क्या आएगा, सपोज अगर, हाँ, अगर मेरा वैल्यू अगर मेरा 2 आता है तब मैं क्या करूँगा, 2, ठीक है। अगर मेरा वैल्यू 3 आता है तो मैं क्या करूँगा, 3 से उसको बाहर निकाल दूंगा। अगर मेरा वैल्यू 4 आता है उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एफ ओ यू, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट में मैं क्या लेके चलूँगा, बाय डिफॉल्ट के अंदर मैं ये लेके चलूँगा, डिफॉल्ट अगर मैं 0 लेके चलूँगा, ठीक है, तो हम देखेंगे हम कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो ये चीज़ें हैं, स्विच का हम यूज़ करना, स्विच का हम ऐसे यूज़ करते हैं। काफ़ी मॉडर्न तरीका है, काफ़ी एक यूनिक तरीका है लिखने का। वो काफ़ी सुंदर तरीका भी, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और काफ़ी आपको रीडेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट में 2 मिला है। तो इससे रीडेबिलिटी कितनी आसान हो गई है सी शार्प के न्यू फीचर आने के बाद से। तो आई आई थिंक ये शायद सी शार्प के 11th वाले वर्जन में आया था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और अगर मैं एरे का अगर आपके बारे में बताऊं कि एरे के अंदर कैसे हम चीज़ों को मैं आपको बता दूं एरे के जो क्या शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सबसे पहला जो बेसिक्स अगर जो कोई है तो ये है कि मैं एरे का, सपोज कि अगर मुझे एरे का, मुझे लास्ट एलिमेंट मुझे अगर एक्सेस करना है इस एरे का, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, ए आर आर, मुझे इसके अंदर रखना होगा, यस। हाँ, अगर मुझे एरे का मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो जो कैरेट आइकन के साथ में उसका जो लास्ट इंडेक्स का जो है, मुझे इंडेक्स, जो भी इंडेक्स मुझे एक्सेस करना है लास्ट से, मुझे उस इंडेक्स में मुझे नंबर देना है। जैसे लास्ट इंडेक्स मैंने किया तो 6, अगर मुझे सेकंड लास्ट में अगर मुझे करना है तो मुझे 5 करना हो, 2 करना होगा, ओके। तो मेरे रिजल्ट में हमें 5 मिलेगा। तो ये कुछ एक सिनेरियो में ऐसा काम आता है कि जब भी हम हो सकता है कि कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपको हमेशा आपको सबसे लास्ट का एलिमेंट एक्सेस करना है, तो बेसिक सा तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले एरे की लेंथ निकालो फिर आप उसका -1 लगाए तो उसको इंडेक्स